अस्सलाम वालेकुम सिरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। कभी भी अपनी स्ट्रगल्स को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर मत करें। हमें नहीं पता होता, हर कोई किसी ना किसी मुश्किल से गुजर रहा होता है, या जैसा भी वक्त होता है, कोई उदास होता है, कोई खुश होता है, तो कोई बात अच्छी नहीं लगती, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर हों, काम डाउन करें, फिर जाके सिचुएशन से डील करें। प्रोग्राम का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर की तो 18 डिग्रीज रहेगा, इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 6 डिग्रीज। अगर मैं बात करूँ विजिबिलिटी की तो आज 4 किलोमीटर से थोड़ी सी फॉग होने की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। यूवी इंडेक्स 2 है और ऑफकोर्स 11 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान धूप होगी, तो आपने कोशिश करनी है सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। कल शाम से लेकर अभी तक कुछ जगहों पर फैसलाबाद शहर के अंदर बारिश भी देखने को मिली है। बहुत हल्की हल्की है, बहुत ज़्यादा नहीं है और मौसम थोड़ा ठंडा है कंपैरेटिवली, जो कि पिछले हफ्ते हमें नजर आया। इसी के साथ साथ ऑफकोर्स कोशिश करें अपने आप को कवर रखें, कवर करके बाहर निकले। अचानक गर्म कमरे से बाहर ठंड में ना निकले, अपने आप को कवर करके निकले। और स्पेशली मोटर बाइक पे ट्रैवल करें तो अपने सर को कवर कर लें ताकि आपको सर पे डायरेक्ट ठंड ना लगे। साथ ही साथ आपको पता है हर दिन का आगाज एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम एक वजीफा बयान करना है। वजीफा बयान करना है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मौलाना मेरी फ़लाँ चीज़ गुम हो गई है, इसके लिए कोई वजीफा तो बता दें। तो इसका आसान तरीक़ा ये है कि 7 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद सूरत वद्दुहा पढ़ें। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, पूरी सूरत इंशाअल्लाह 7 दिन ही पढ़ेंगे। रोज़ाना 7 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी गुमी हुई चीज़ को आपकी तरफ वापस लौटवा देंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस वजीफ़े पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो चलिए इस पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज करते हैं। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ऑन अ पर्सनल लेवल अपने आप को हमेशा बेहतरी की तरफ लाते रहें। अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी लगती है, किसी की कोई आदत अच्छी लगती है, तो हमेशा कोशिश करें उसको अपनी लाइफ में भी एम्ब्रेस करने की। कभी भी कोई वक्त बहुत लेट या पहले नहीं होता है। हर उम्र का एक वक्त होता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी कोई भी एज हो, उसके अंदर अगर कोई अच्छी आदत आपको लगती है, उसको एम्ब्रेस करें अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन के अंदर उसे ऐड करें। और हमेशा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हैं तो उसके बाद वो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है। तो 21 दिन थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ एक हैबिट में तब्दील हो जाती है। तो शायद शुरू में मुश्किल हो, हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव तरह से जो है वो बदलते रहें, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में एम्ब्रेस करते रहें। साथ ही साथ आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों को अपडेटेड रखें फैसलाबाद शहर के सूरत हाल के हवाले से, लेकिन बिकॉज मैं नहीं चाहूँगी कि हम डायरेक्टली उसकी तरफ जाएं। तो आज हमारे साथ जो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं वो एक मैसेज देना चाहते हैं। तो पहले इस मैसेज से आगाज कर लेते हैं। रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर है। वेलकम करते हैं रमज़ान आपको शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आज में ज्वाइन करने के लिए और हमारी ऑडियंस हमारे लिए वक्त निकालने के। मुझे पता है कि आज हमारी ऑडियंस में से कोई है जिनको आप एक बहुत ही खास पैगाम देना चाहते हैं। फातिमा बहुत शुक्रिया। आज 3 फरवरी और ये इसलिए भी बड़ा ख़ास दिन है कि हमारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त हैं चंदा, आज उनकी सालगिरह है। तो चंदा आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और दुआ है कि आप हमेशा खुश खुर्रम रहें और जो परेशानियां आपने अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी में बर्दाश्त की हैं, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा हो और ये साल आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा हो। और मैं ये भी चाहता हूं कि आज के दिन जो भी लोग पैदा हुए हैं उनके लिए ये दिन जो है वो बड़ा ख़ास है, बहुत अहम है, उनको भी हम विश करते हैं। लेकिन आज के दिन पैदा होने वाले लोगों की एक ख़ास बात यह है कि वो बड़े डिटरमेंड होते हैं। मैंने ये देखा है और वो अपने आइडिया में, अपनी सोच में बड़े कंफर्म होते हैं और वो फर्म भी होते हैं कि हमें यही करना है, उसी के ऊपर डटे रहते हैं, टिके रहते हैं। तो मेरी दुआ है कि जिन जिन की जो नेक ख्वाहिशात हैं वो आज के दिन पूरी हों।
और जिस तरह आपने बात की, मौसम बड़ा अच्छा है आज का फैसलाबाद का। और मुझे पता है रमजान के आपने पता नहीं कैसे खुद को रोका होगा आज मुझे करेक्ट करने से, बिकॉज मुझे पता है कि आप हमेशा कहते हैं कि वो आइंदा 24 घंटे का टेम्परेचर नहीं, बट एक्चुअली एक दिन पहले वो रिकॉर्ड हो चुका होता है। बट वो कुछ इस तरह से हम भी परफेक्ट नहीं होते हैं और हमारे भी कई दफा ऐसे होते हैं कि हमसे भी अल्फाज जो है वो सही हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ना कल वो खबर लिख रहा था तो मैंने उसमें एक फिक्रा लिखा। मैंने कहा कि फैसलाबादियों, जर्सियों और स्वेटर भी रखने नहीं है, पहन के रखें, क्योंकि रात फैसलाबाद में बारिश होने वाली है। तो सुबह के वक्त मौसम जो है वो खासा अच्छा है, हल्के बादल हैं, कहीं कहीं सूरज की जो चमकदार किरणें हैं वो भी शहर तक पहुंच रही हैं। तो तवक्को है कि आज का दिन जो है ये ऐसे ही हल्के बादलों में और आंख मचोली में गुजर जाएगा, लेकिन आने वाले दिन जो हैं वो अब महसूस हो रहा है कि गर्मी अब आने वाली है, मौसम जो है ये अक्सर बदलना शुरू हो गया। लेकिन रमजान ये भी वैसे बड़े मजे की बात है फैसलाबाद शहर की कि हमेशा वेदर जो है कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल होता है एब्सोल्युटली। पिछले हफ्ते जितनी गर्मी रही है, आपको पता है दोपहर के वक्त स्पेशली आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको महसूस हो रहा होता है गर्मी, और आप बाहर निकलते हैं और आपको कहते हैं यार मतलब अंदर इवन तो थोड़ी सर्दी थी लेकिन बाहर बिल्कुल मौसम तब्दील हो चुका था। एंड अब दोबारा से एक दफ़ा जो है वो ठंड आ गई। आज सुबह मैं सोच रही थी अपनी जर्सी स्वेटर जो है, जैसे आपने कहा कि वो निकालूं कि रख दूं, और मैं बड़ी कन्फ्यूजन के अंदर जो है मैंने रखी थी। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, देखेंगे अगर कल भी ठंड हुई तो फिर जो है हम कोई ना कोई चीज़ निकाल लेंगे। इसलिए बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा मौसम है। बिल्कुल, असल में मार्च के पहले हफ्ते तक मौसम में तब्दीली आती रहेगी, कभी गर्मी महसूस होगी, कभी सर्दी महसूस होना शुरू हो जाएगी, फिर कभी गर्मी, क्योंकि इस वक्त जो नज़र आ रहा है ना कि जिसे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, उसके असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता ताख़ीर से शुरू होती है और वो ताख़ीर तक रहती है। इससे पहले ये होता था कि मार्च में शिद्दत हो जाती होती थी गर्मी की, और सर्दियां जो हैं उनका आगाज़ नवंबर से होना शुरू हो जाता था। तो अगर हम पिछले 2 से 3 सालों की बात करें ओवरऑल, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि सर्दी जो है अब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चलेगी। एक तो वो श्रिंक हो गई है, दूसरा वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चलेगी। एक्सट्रीम भी थोड़ी ज्यादा हो गई है जहां तक बिल्कुल ऐसा ही मुझे लगता है। वो चंद दिनों के लिए जब सर्दी आती है तो शिद्दत उसमें जरूर नजर आती है। और चूंकि सी शहर है ये फैसलाबाद, तो यहाँ पे जब गर्मी भी आती है तो वो भी अपना रंग जो है वो जमाती है, और महसूस होता है कि भाई सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है वो चमक रहा है, जिसे सवा नेज़े पे कह दिया जाता है। वो फैसलाबाद में महसूस होना शुरू हो जाता है कि शिद्दत उसमें बढ़ रही है और तेजी आ रही है। फैसलाबाद शहर के लोगों ने वैसे सर्दियां बड़ी एंजॉय किया रमजान, बिकॉज आपको बहुत कम गर्मियों के मौसम में लोग बाहर नजर आते हैं और फिरते हुए, कभी बारिश हो जाए, मौसम जरा तब्दील हो जाए थोड़ी देर के लिए तो जरूर पार्कों में रश हो जाता है, लेकिन उसके अलावा बहुत कम रश कहीं पर भी नजर आता है। तो चाहे 2 महीने की सर्दियां क्यों ना हो, फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो दिल से खुश तो बहुत होते हैं और बड़ी अच्छी तरह जो है एंजॉय करते हैं इस मौसम। हम जो 2 हफ्ता पहले फैसलाबाद का मौसम था तो हम ये कहते थे कि भाई आपको शुमाली इलाका जात की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे वो सब है। घंघोर घटाएं हैं, धुंध के बादल हैं, कभी कभी ठंडी हवाएं हैं, कभी रिमझिम, और लगातार 24 घंटों तक रिमझिम। तो ये फैसलाबाद का मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार रहा है और लोगों ने हकीकत में इससे बड़ा लुत्फ उठाया है। लेकिन दूसरी जानिब चूंकि एक ऐसा शहर है जहाँ से पानी का इखराज जो है वो एक चैलेंज बन जाता है, तो उसके साथ साथ फिर दीगर मसाइल भी जो है वो जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सर्दी का मौसम जो है उसमें एक्टिविटी भी नज़र आती है, उसमें फेस्टिविटी भी नज़र आती है, उसमें लोगों के चेहरों के रानाई भी नज़र आती है, खुशी नज़र आती है। और चूंकि कोरोना ने भी थोड़ा सा हमें स्पेस दी इन दिनों में, खासा बेहतर था ये सर्दियों का मौसम को 1.5-2 साल के बाद। बिल्कुल। और रमज़ान आपने क्लाइमेट चेंज का भी मेंशन किया, एंड आई थिंक क्लाइमेट चेंज एक ऐसी हकीकत है हमारी इस दुनिया की जिस पे हमें आना पड़ गया है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग मुझे याद हैं जो कि 5 to 10 ईयर्स अगो अगर हम बात करते हैं बिलीव नहीं करते थे क्लाइमेट चेंज में, लेकिन आज वो क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। एंड कई दफ़ा डर लगता है सोच के, कहा जा रहा है कि 5 साल बाद हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर भी हमें साफ पानी का पीने का पानी जो है वो हमें ना मिल सके। जी ऐसा ही है। असल में 2 हकीकतें हैं और वो ये है, एक तो पीने का पानी ज़रूरत है हमारी, और इसके साथ साथ चूँकि हम एग्रेरियन सोसाइटी है, ज़राई मुल्क है ये, तो हमें ज़राअत के लिए पानी की खासी जो है वो अमाउंट चाहिए होती है। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं पानी को देखते हुए बढ़ रही हैं। लेकिन इसके साथ अफसोस की बात यह है कि जो हमारे पानी का बड़ा मंबा है, ज़ख़ीरा है, वो उन इलाकों में मौजूद है जो कि मुतनाज़े हैं।
या वो उन रास्तों से आके दरिया जो है वो पाकिस्तान में आते हैं, जो कि एरिया जो है मतनाज़ है। अगर किसी वक्त किसी सतह पे वहाँ पे डाइवर्शन आती है और दरियाओं का पानी रोक लिया जाता है तो फिर हमारे लिए चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ेंगे। ना सिर्फ तो हमें पीने के पानी का एक मसला होगा, इसके साथ साथ हमें ज़राअत के लिए जो पानी की फराहमी है वो भी एक चैलेंज बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी इससे पहले की हुकूमतों ने और मौजूदा हुकूमत ने उस हद तक उसमें काम नहीं किया कि पानी को किस तरह महफूज बनाया जाए। यहाँ तक कि फैसलाबाद जैसे शहर में जहाँ पर बारिश होती है चंद मिलीमीटर, तो इसको काबू करना जो है वो इदारों के बस से बाहर नजर आता है। तो जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसके ऊपर भी कुछ नहीं हो सका। लाहौर की सतह पे एक मंसूबा जो है वो बना है और बारिशी पानी को महफूज किया जाता है, लेकिन फैसलाबाद में अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स उम्मीद यही होगी कि आने वाले वक्त में हमारे इदारों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर तरीके से इन इशूज़ को हैंडल किया जाए। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है आई थिंक रमज़ान जो कि कॉन्टीन्यूसली चलता आ रहा है, हम बार बार इसको डिस्कस भी करते हैं लेकिन ज़्यादा एक्शन हमें नज़र नहीं आता। सैडली हाँ, कुछ वक्त पहले जब हमारी लास्ट टाइम वास्ता के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे जब बात हुई थी, चेयरमैन से जब बात हुई थी, तो उन्होंने मेंशन किया था कि कुछ चीज़ें की गई हैं इंप्रूवमेंट के लिए। तो उम्मीद यही होगी कि आने वाले वक्त में हमें बेहतरी नजर आएगी, फैसलाबाद के शहरियों के लिए आसानियाँ नजर आएंगी। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि हमारे पास आज हम आपको अपडेट भी करना चाहते हैं डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से, स्पेशली फैसलाबाद शहर के जो हैं, और पॉलिटिक्स का निज़ाम जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग नज़र आता है। कभी फैसलाबाद के शहरी एक तरफ तो कभी एक तरफ नज़र आते हैं और ये लॉयल्टी जो है वो शिफ्ट होती रहती है, ना ही सिर्फ लोगों की बल्कि एक्चुअली में पॉलिटिशियंस इटसेल्फ भी शिफ्ट होते हुए नज़र आते हैं। लगता है जैसे जहाँ का उनको वज़न ज़्यादा लगता है, जहाँ पे अवाम का साथ उनको ज़्यादा लगता है, वहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। और मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान फिरदौस राय साहिबा, जो कि MPA हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत प्यारी लग रही है, हमेशा लगती है लेकिन आज भी लग रही है, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा ही मज़े का सिनेरियो है, स्पेशली पॉलिटिक्स का अगर हम बात करते हैं। मैं बात कर रही थी पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, लेकिन इससे पहले कि हम सीरियस टॉपिक्स की तरफ जाएं, रमज़ान और मैं मौसम के हवाले से बात कर रहे थे। आप भी बता दें कैसा लग रहा है आपको मौसम आजकल, और किस तरह से जो है आप अपनी सर्दियों का जो शाम होती है बड़ी मज़ेदार सी होती है, स्पेशली आजकल ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, तो क्या करना पसंद करती हैं शाम के? अस्सलाम वालेकुम, और सामईन को भी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको भी। देखें, बहुत खूबसूरत आज सुबह होती है, आजकल में एंजॉय करता है इंसान, सुबह फ्रेश होता है, फीलिंग्स डिफरेंट हैं, और फिर एकदम से जो गुजर गया उसको तो हम नहीं सोचते, जो आने वाला है उसको सोच रहे हैं। वो ज़रा कॉन्सेप्ट आप करें कि इतनी गर्मी और वो सब कुछ होगा, लेकिन आपको पता है असल में ऐसा ही है। आने वाला वक्त जो है वो ज़रूर हमें सोचना चाहिए। गुजरा हुआ वक्त तो बड़ा अच्छा था, चूँकि सर्दियाँ भी रहीं, और अगर जिस एंगल में, दूसरे एंगल में भी हम बात अगर कर लें, जिस तरह मैडम ने जिक्र किया कि आने वाला वक्त जो है मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से भी ये भी आवाम को, शहरियों को, फैसलाबादियों को डिलीवर करने का टाइम है। अब देखते हैं कि वो किस हद तक खुश आइंद है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये जो 24 घंटे इनके ऊपर ये सवार है कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। देखें चीज़ें, मैं इनकी सब आप बच्चों की शुक्रगुजार हूँ, आप डेली डे टू डे हमें अपडेट भी करते हैं, और हमारे लिए रिफ्रेशिंग भी होता है, और मेरा ख्याल है मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो आने वाले वक्त के लिए ज़्यादा सोचती हूँ। हमने जो करना था हमने किया, लेकिन अब जब इंशाअल्लाह ताला भागदौड़, खान साहब जो हमारे, उनका विजन यही है कि मैंने यूथ को ये तमाम चीज़ें देनी है, तो मैं समझती हूँ कि आने वाला वक्त मेरे लिए कम अज़ कम बहुत हसीन ख्वाबों के साथ है। और मैं समझती हूँ कि आज के वक्त में जो जिस तरह ग्लोबली आप लोग सारे आपस में हम सब की इंटरेक्शन है, और हम सब लोग मिल के एक दूसरे को, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सुबह अपनी बेटी से ऑस्ट्रेलिया से बात करके आ रही हूँ, तो दिस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। ये वो चीज़ें हैं जो मैं हर वक्त उन ख्वाबों में ही महव रहती हूँ। देखें हालात, अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अभी भी इस वक्त भी ज़रा सी तबीयत ख़राब होती, ज़रा सी खांसी होती, हमें एकदम लगता है हाय खुदा ना खास्ता कोरोना ना हो जाए, एक नई वबा या एक किस्म के मसाइल, आपकी हेल्थ, ये तमाम चीज़ें आपको एक नई जिंदगी की तरफ लेके जाती हैं।
अब बात वही है कि हमने जो पिछला दौर गुजारा है और उसके साथ साथ भी आज सुबह भी बैठे हैं टीवी पे, तो वो जो मैक्रोन वो क्या है, वो एक नई बीमारी है, उसको आप देख रहे होते हो। तो ये वही चीज़ें हैं कि जिससे हमने थोड़ा उसको नज़रअंदाज करके आगे की तरफ बढ़ना होता है। इसी तरह हमारी पॉलिटिक्स है। देखिए वक्त हमने 3.5 साल गुजार दिए हैं, कमिंग मतलब डेज में एक हमें उम्मीद दी जा रही है हमारी हुकूमत की तरफ से, इंशाल्लाह ताला हमारे बल्दियाती इलेक्शंस होंगे। अब जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं ये भी एक आपको नई उम्मीद दे रहे हैं। उसमें ये होगा कि इंशाल्लाह ताला जब आपके हलकों के नुमाइंदगे, आपके मोहल्लों के यूसी के नुमाइंदगे होंगे तो हम उन नुमाइंदगान से जल्दी मिल सकेंगे, उनसे अपने मसाइल हल कर सकेंगे। लेकिन उम्मीद ये है कि अल्लाह करे कि ये जो तमाम प्रोसेस हैं ये बाखूबी मतलब सर अंजाम को पहुंच जाए। चीज़ें हमने चलानी है, इंशाल्लाह चल रही हैं। इसके बाद फिर वही इलेक्शन आ जाएगा। रोने धोने आप भी चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ पिछली मतलब ये वबाओं की वजह से, कुछ हमारी अपनी प्लानिंग की वजह से, वो जो एक सोच होती है ना कि भाई नया चीज़ आएगी तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, हमारे गाह गेगी में ही हम रह गए। 74 साल होने को आए हैं, अभी तक वो जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे। आप यकीन माने, आपको सबसे बड़ी चीज़ देखें, हमारी मेरे ये बच्चे जो हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं, आप सब किस वजह से बैठी हैं? तालीम की वजह से। बड़े शहरों में तालीम का मयार फिर बेहतर है। अल्लाह जानता है, मेरी तहसीलों में चलें, मैं बहुत काम कर रही हूँ अपनी तहसीलों में, झुमरे में, जड़ांवाले में, तानलियां वाले में। मुझे इंतहाई अफसोस होता है। अफसोस इसलिए होता है कि हमने वहां से अपने बच्चे उठाने, वो बच्चे जो आगे जाके हम जैसे शहरी बनेंगे, उनको हम क्या दे रहे हैं? आप यकीन करें, उन स्कूलों को देख के तकलीफ होती है कि वहां पे ना तो ग्रूम्ड टीचर है अनफॉर्चुनेटली, ना ग्रूम्ड स्टूडेंट हैं, ना ही ग्रूम्ड बिल्डिंग है। आई मीन टू से कि उस तरह से जिस तरह से बच्चों को हम इंस्पायर कर सकें, एजुकेशन की तरफ माइल कर सकें, वो सिस्टम ही कोई नहीं है। अब आप ये देखें कि अभी भी इस वक्त माशाल्लाह हमारी हुकूमत ने बड़ा काम किया। अपग्रेडेशंस के 125 स्कूल दिए गए, सारा पंजाब सारे में हुआ है। अब अपग्रेडेशंस का भी हमारा मयार डिफरेंट है। अपग्रेडेशन में हम कमरे तो बना देते हैं, हम वॉशरूम नहीं बच्चों को बना के दे रहे। मुझे समझ नहीं आती कि पॉलिसीज कहाँ बनती हैं। मतलब वो लोग जो दुनिया चांद पे चली गई है, हमारे आप इधर शहर में भी देख लें, हमें कोई अच्छा वॉशरूम नहीं मिलेगा। ये वो चीजें जो हम सब ने मिलकर आगे लेके चलनी है। अब हमारे सिर्फ रोना क्या होता है, महंगाई महंगाई भी उसकी कुछ वजूहात हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, स्पेशली अगर हम स्टेट की बात करते हैं, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, बहुत पावर होती है, बड़ी ताकत होती है। स्टेट चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पिछले 5 साल में पीटीआई की ही हुकूमत रही है, फिर भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि परसिस्ट करते रहे। एंड ऑफ कोर्स मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, कुछ चीज़ें जहाँ पे अच्छी हों वहाँ पे क्रेडिट भी देना चाहिए। तो अच्छी चीज़ें होने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि अंडर क्वेश्चन है। जब वही गवर्नमेंट जो कि इन पावर है उन चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रही हो, तो क्यों उन चीज़ों पे काम नहीं किया गया इन 5 साल? नहीं, आप मुझे बताएं, आप क्या समझ रही हैं? देखिए, हम वो गवर्नमेंट नहीं है, हम थोड़ी नई तर्ज की गवर्नमेंट है कि हम अपने खुद चाह रहे हैं कि ये तमाम काम किए जाएं। लेकिन बात वही, लेकिन क्यों नहीं किए? नहीं, वो नहीं, उसकी वजह यही हुई कि आपके ऊपर जब हम आए थे, हम बड़े मतलब सुहाने ख्वाब लेके हम लोग आए थे और हमने ये लोगों को भी ये बताया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यकीन माने, आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, मुझे कोई इस बात को कहने में आर नहीं है कि जब मैं आई और मैंने वो स्कूल सिस्टम को देखना शुरू किया, जैसे ही 2 महीने 3 गुजरे, हमारे कोरोना में हम फंस गए। जो भी पॉलिसीज हमारी स्टार्ट ही हमारा इस तरह से हुआ, जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप एक स्टार्ट लेते हैं ना, उसके बाद एकदम से उसके अंदर एक गैप आ गया। कोरोना की वजह से तमाम हम लोग जिंदगी को ही अपनी को संभालने में लग गए और फिर वो तमाम एनर्जीज जो थी गवर्नमेंट की भी, वो ऑल टाइम वो क्वारंटीन सेंटर्स बनाने में, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने में, लोगों की लाइफ सेविंग की तरफ चल पड़े ना।
तो आपका वो जो माइंडसेट था वही चेंज हो गया, डेफिनेटली, एंड प्रायोरिटीज प्रायोरिटीज बदल गई। और वो देखिए उस वक्त हमने जाके यूनिवर्सिटीज को हमने क्वारंटीन सेंटर्स बना दिए, और हमारे जो एसीज थे, हमारे डीसी थे, वो जाके एयरपोर्ट्स पे खड़े हो गए। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं जो कि कोरोना की वजह से इम्पैक्ट हुई हैं, एंड इसमें कोई सवाल नहीं है कि कोरोना ने हम सबकी जिंदगियां और हमारा जो नॉर्मल है, नॉर्मल जिंदगी का जो मतलब था हमारे लिए, उसको बदल दिया है। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियस चैनल में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले फैसलाबाद शहर के डिफरेंट मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे, और पॉलिटिकल सिनेरियो पे बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं, थोड़ा सा वक्त हमने जो है वो ज़रूर बात की है, और डिस्कशन को ऑफकोर्स हम आगे भी बढ़ाएंगे। पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे, फैसलाबाद शहर की भी, और साथ ही साथ पीटीआई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर भी। लाजमी तौर पे आज हमारे साथ फिरदौस राय साहिबा मौजूद है, जो कि एमपी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। और अगर आप कॉल करके कोई भी आपके सवालात हैं, कोई भी बात है, कोई भी बात आप करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। और मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाहती हूँ कि आप लोगों की कॉल्स हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे हमारा शो और हमारे प्लेटफॉर्म का यही मकसद है कि आप लोगों की आवाज़ हम इदारों तक पहुँचा सके, तो बहुत ज़रूरी है कॉल करें और अपने जो भी ख्यालात हैं वो हमारे साथ शेयर करें। तो जी आगे बढ़ते हैं, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। एक बात मैं और शेयर करना चाहूँ, मैडम वाइस चेयरपर्सन हैं एफडीए, और ये जिम्मेदार हैं फैसलाबाद में डेवलपमेंट जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी टीपा की। अच्छा। और ऑडियंस के लिए दिलचस्प बात है कि अगर कहीं पर भी ट्रैफिक का मसला है तो मैडम आपके सामने मौजूद हैं, आप इनसे पूछें कि वहां पे आपका मसला ट्रैफिक का मसला रमजान आपसे वो ब्रेक में पूछेंगे आपने, क्योंकि ये चीज बता दी है। तो जैसे कि रमजान ने मेंशन किया, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपके ट्रैफिक से या रोड कंस्ट्रक्शंस के हवाले से, आपको पता है डिफरेंट इश्यूज फैसलाबाद शहर की प्लानिंग के हवाले से, ट्रैफिक प्लानिंग के हवाले से हम डिस्कस करते रहते हैं शो में। अगर इस तरह का भी कोई इशू है तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल कर सकते हैं आप। रमजान, स्पेशली अगर हम ओवरऑल सिनेरियो के हवाले से बात करें फैसलाबाद शहर के, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा हमने काम होता हुआ नहीं देखा। ज़रूर कुछ इंप्रूवमेंट आई है, और जैसे कि मैंने कहा कि जहाँ पे नेगेटिव की हम बात करते हैं, पॉजिटिव की भी जरूर करनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल आपका क्या एनालिसिस है? जिस तरह लोकल गवर्नमेंट की बात की आपने, लोकल गवर्नमेंट का बुनियादी मकसद ये होता है कि शहर के अंदर जितनी भी सड़कें हैं कम से कम उनकी तो जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो की जाए। लेकिन फैसलाबाद के साथ बड़ी ज्यादती हुई इस मामले में। गवर्नमेंट पीटीआई की थी, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट थी वो फैसलाबाद में नून लीग की थी, जिसका न्याजा जो था वो आवाम ने भुगता। वो इस सेंस में कि लोकल गवर्नमेंट के जो फंड्स थे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, उनके ऊपर कभी स्टे ऑर्डर आया तो कभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इस्तेमाल करने में पाबंदी आयद की, तो कभी कुछ हुआ तो कभी कुछ हुआ। नतीजतन फैसलाबाद शहर की सड़कों पे पड़ने वाले जो गड्ढे हैं उनको फिलअप नहीं किया गया, जिसके बाद सारी सड़कें टूटी और अब यकीनन बन रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रोड्स जो कि अभी भी बन नहीं रहे, उनकी सूरत हाल जो है वो कदरे तसल्ली बख्श है, लेकिन उसका पैच वर्क होने वाला है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा कि उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है, और जो साबिक थे लोकल गवर्नमेंट के यहाँ पे नुमाइंदगान और रहनुमा, उनकी जानिब से अभी तक स्टे है उसके ऊपर, और जिस वजह से फैसलाबाद के शहर में मसाइल ही मसाइल दिखाई देते हैं। और मैं मैडम साहिबा चूँकि यहाँ पे मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बात करना चाहूँगा। ट्रैफिक प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग जो है टीपा इदारा, इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि फैसलाबाद में जो ट्रैफिक की इंजीनियरिंग है उसको किया जाए। सड़क बना लेना कोई कमाल नहीं होता, किस जगह पे किस साइज़ का यू टर्न होगा, जो रैंप्स हैं उनका साइज़ क्या होगा, कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक साइनेज होगी, किस चौक को किस तरह डिज़ाइन करना है, स्लिप रोड्स कहाँ कहाँ से निकालने की ज़रूरत है, किस स्कूल के सामने यू टर्न नहीं होगा, किस अस्पताल के सामने यू टर्न की मौजूदगी ज़रूरी है, किस सरकारी इदारे के बाहर जो है एंट्री और एग्जिट जो है वो होगा, किस इदारे को कहाँ बनने का एनओसी देना है या नहीं देना, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो टीपा की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साबिक हुकूमत ने टीपा बना तो दिया लेकिन उसको फाल नहीं किया। मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी कोशिशें काबिशें हुई, इसका इफ्तिताह भी हुआ, कमिश्नर फैसलाबाद गए, हमारे साथ जो फिरदौस राय साहबा बैठी हैं इन्होंने भी भरपूर कोशिश की, SNE भिजवाई 102 पर्सनस की कि हमें इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियंस, अमला, चीफ इंजीनियर्स और बहुत सारा लंबा चौड़ा स्टाफ जो है वो चाहिए। हमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, PHA समेत रोड डिपार्टमेंट, हाईवे
और जितने भी अलाइन डिपार्टमेंट्स हैं इनसे भी मदद चाहिए। हमें 1.5% जितने भी फैसलाबाद शहर के मंसूबे बनेंगे, अगर वो 1 अरब का मंसूबा है तो 1.5 करोड़ रुपए लेगा टीपा। ये इसके साथ साथ बहुत सा ऐसा काम, इवन कि इसको फाल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से 5 करोड़ रुपए भी मांगे गए। मैडम ने भी इसको जो है वो बड़ा पुश किया, बागडोर की, लेकिन अभी तक हुकूमत इसके ऊपर उस हद तक संजीदा दिखाई नहीं देती। उसकी वजह यह है कि टीपा कर कुछ नहीं सकता, जेब खाली है, स्टाफ नहीं है। मैडम अब खुद की जेब से तो नहीं पैसे लगाएंगी ना वहां, बिल्कुल एफडीए भी उस पर नहीं पैसे लगा रहा। इन्हें इंतजार है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थोड़ी सी इनकी मुआवनत करे और फैसलाबाद के शहर के जो रोड्स हैं उनकी डिजाइनिंग की जाए, ताकि आपको गुमटी चौक, झंग बाजार, चिन्योटो बाजार, सर्कुलर रोड, आपको समुद्री रोड, नवल्टी पुल, कैनाल रोड, कश्मीर अंडर पुल पास, चारचक पुल, अब्दुल्लापुर, आपको चनाब चौक, आपको जेल रोड, और ये सारे वो मकामात जहां पर हमें हर वक्त ट्रैफिक चौक नजर आती है, उसको बेहतर अंदाज में डिजाइन करके वहां पे शहरियों के लिए आसानी बिल्कुल। और ऑफ कोर्स क्योंकि आई थिंक हर फैसलाबाद का शहरी इस फीलिंग से और इस फ्रस्ट्रेशन से अग्री करता है, और हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है एट वन पॉइंट और अनदर, जहां पे अगर आप फैसलाबाद शहर में ट्रैवल करते हैं आपने ये इश्यूज फेस किए हैं। क्या कहेंगे आप इस सवाल? देखिए, मैं मतलब 2013 में ये बना था टीपा, और ये मैंने कोई ऐसा डिमांड भी नहीं की थी कि हमें टीपा का कुछ मतलब बनाया जाए। इट वाज ऑन पेपर्स कि भाई हमें टीपा को, और अचानक सीएम यहाँ आए फैसलाबाद में, और उनको ये महसूस हुआ कि जो है टीपा होना चाहिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट इधर होनी चाहिए, तो उन्होंने इसको फॉल करके और एज अ फोकल पर्सन मुझे बना दिया। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी जगह है यहाँ पे प्लानिंग नहीं होती। हमारे बाहर चले जाएं, उनकी 100 साल की प्लानिंग है। अब हमारा फैसलाबाद एक बड़ा छोटा शहर था, एक कस्बा नुमा शहर था, और इसके 8 बाजार थे और वही चीजें। अब ये इतना एक्सपैंड हो चुका है कि इसकी ट्रैफिक की अगर मैनेजमेंट हमने ना की तो मैं समझती हूँ कि हम सारे जो प्रॉब्लम्स में हैं हम इसी प्रॉब्लम्स में रहेंगे। जो बातें रमजान ने कही, आई एग्री विद हिम। देखिए, बात टीपा जो है, ये हॉस्पिटल, स्कूल्स, आपके जितने मॉल्स, आप जितनी कॉलोनियां ये हम बना रहे हैं, इन तमाम का एनओसी का मजाज है, वो लोग मजाज हैं टीपा से लेने के लिए, और दे हैव टू पे फीस फॉर दैट। और इस अंदाज से हम लोग जो हैं वो अपने फंड्स जनरेट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हाई नहीं और कॉलोनीज इतनी बन गई हैं, आपके स्कूल हर नुक्कड़ हर चौराहे पे है। मजे की बात बताऊं कि जो स्कूल्स हैं ना, उनको अपने गेट के आगे, यानी सड़क के ऊपर अगर है, लंबे सड़क है वो, तो वो स्कूल के आगे अपने बच्चों को ड्रॉप नहीं कर सकते। ये एक स्कूल के ऊपर एक बाइंडिंग है कि उसके इनसाइड द गेट वहां पे कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बनाएं कि बच्चे वहां ड्रॉप हो और गाड़ी दूसरी तरफ निकल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी क्योंकि प्लानिंग नहीं है, और मैं फिर वही बात होगी कि पिछली हुकूमतों ने इस पर गौर नहीं किया और हमने कोई इस किस्म का प्लान किया ही नहीं। लेकिन वही बात है, रमजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने भरपूर कोशिश मेरी है इस वक्त भी। मैं 2 दिन पहले भी मिल के आई हूँ सेक्रेटरी साहब से, सीएम साहब से, कि हमें फंड्स के अलावा, आपको एक मजे की बात बताऊं कि हमारे पास ऐसे लोग ही नहीं ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, हमारे पास स्टाफ भी कोई नहीं है। आई मीन अगर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे ना, उसमें भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट, एज अ इंजीनियर हमने यहाँ कभी इसको प्रमोट ही नहीं किया। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अगर आप इजाजत जी बिल्कुल बिल्कुल जी। एक कॉल ले लेते हैं, झंग से हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम, ये मिस फिरदौस राय साहिबा से बात करवाना। बिल्कुल जी, वो सुन रही हैं आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोले, सुन रही हैं आपकी आवाज, सुन रही है वो आपकी आवाज। ये कभी आपने जंग का चक्कर लगाया मैडम साहिबा? जंग में पावर लूम बंद है 1 महीने से, एक पूछता ही नहीं है हमारे मामले आके। किस किस्म के मामलात हैं आपके ट्रैफिक के? ना कोई एमपीए पूछते हैं, ना कोई एमएनए बात करते हैं। तो भाई वजीर जो है वो कहते हैं कि हम लेबर को बहुत तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, मजदूर कार दे रहे हैं, सेहत कार दे रहे हैं। हम तो कारोबार से ही तंग है, मजदूरी से तंग है अपनी।
देखिए बात ये है कि वाकई सेहत कार्ड तो हमारा ये 9 तारीख को खान साहब आ रहे हैं, सेहत कार्ड भी दे रहे हैं आपको, लेबर कार्ड मैं भी यहाँ मिलेगा। पे हमारे कॉलर को शुक्रिया अदा कर देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और अपना ओपिनियन शेयर करने का। ऑफ कोर्स हमारा हमेशा मैं ये मेंशन करती हूँ कि क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं होता, एक्चुअली में सिर्फ एक डिस्कशन जनरेट करना होता ताकि मसाइल को हल किया जा सके और मेन स्ट्रीम मीडिया पर लेकर आया नहीं, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मैं समझती हूँ कि ये अच्छी बातें होती हैं, हमें यही मैं कहना चाह रही हूँ कि हम किसी को कुछ कहना नहीं चाह रहे। इंशाल्लाह भाई व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख, इंशाल्लाह वी विल डूइंग, इंशाल्लाह हम आपके सारे काम, और मैं अपनी पहली फुर्सत में जंग पहुंचती हूँ और आपके साथ मिलती हूँ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने सुना फिर दोस्त राय साहिबा का जवाब कि वो लाजमी तौर पे इन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रमजान, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए टीपा के कुछ इश्यूज़ के हवाले से हमने बात की, होगा शहर के हवाले से बात करें, कहाँ पर आपको नज़र आता है झुकाव आवाम का इस वक्त बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनमें सब पहले जो है वो आपकी खुराक है। लेकिन अगर हम पिछले 1 साल का कंपैरिजन करें इस वक्त के साथ तो उसमें बड़ा मेजर फर्क नजर आता है। यहां पे इस कमरे में मौजूद जो मेजॉरिटी हैं वो पे हैं, तनख्वाह पे हैं, और उनकी तनख्वाह जो है वो पिछले 1-1.5 साल में उतनी नहीं बढ़ी जितना महंगाई का तनासुब बढ़ा है। ऐसे है मतलब आप ऑफ कोर्स, और ये सिर्फ इस दफ्तर की बात नहीं मैं कर रहा, बात कर रहा हूं ये पूरे पाकिस्तान की यही सूरत, पूरे पाकिस्तान की कि जिस बंदे की तनख्वाह थी ना 50,000, उसमें अगर 5,000 इजाफा भी हुआ है तो महंगाई के तनासुब में बहुत ज्यादा महंगाई आपकी 200 से 300% पे आपको होती है, जिस वजह से हर शहरी ने कॉम्प्रोमाइज किए हैं कुछ ना कुछ, या तो कहीं से उधार उठाया है या कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है, और नतीजा ये निकला है कि अवाम जो है मौजूदा हुकूमत से खाइफ नजर आते हैं, बिल्कुल, परेशान नजर आते हैं। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सीरियस टर्न में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, फिर दोस्त राय साहिबा जो कि एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साथ ही साथ रमजान मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का डिस्कशन चल रहा है। रमजान, ब्रेक में जाने से पहले आप कुछ बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी अगर आप उसी बात को कंटिन्यू करना चाहते हैं या अपने कोई और एनालिसिस जो है ऐड करना चाहते हैं। मैं उसी में यही बात करना चाह रहा था कि बुनियादी ज़रूरत अगर खुराक नहीं मिल रही तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए बन जाता है, और इस वक्त मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी समझ लें या इसके ऊपर होमवर्क ना होना समझ लें, या जो माफिया बैठा है वो चीनी की शक्ल में हो, वो घी की शक्ल में हो, वो कुकिंग ऑयल की शक्ल में हो, या इसी तरह की चीज़ों में, तो उस वजह से चीज़ें जो हैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जा रही हैं। और खान साहब की मेहरबानी, उन्होंने ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो था वो उसको वक्ती तौर पर रोक लिया, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करें कि इस वक्त पेट्रोल जो है 148 रुपये से ज़ायद आपको फी लीटर मिल रहा है, और अगर यही सूरत हाल रही और कीमतों के ऊपर काबू ना पाया गया, वो खुरनी ऑयल हो या वो जो सनतों में इस्तेमाल और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला ऑयल हो, तो मौजूदा हुकूमत के लिए महंगाई को कंट्रोल करना जो है वो एक चैलेंज ही रहेगा। दूसरी जानब ये होता है कि जब ऑयल या पेट्रोल की कीमत 150 रुपये तक पहुंच गई और किराया भी आपका 150 रुपये हो गया, तो ऑयल अगर 100 पर भी आ जाएगा ना तो किराया आपका 150 ही रहेगा। इसके साथ साथ जो दीगर अशिया खुरोनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को भी जो है वो रोकना पड़ता है। मौजूदा गवर्नमेंट जो है बहुत इस वक्त तरक्याती काम चल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक जो खाने पीने की अशिया में आप ये समझ लें कि सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देती, अवाम का दिल जीत लेना जो है वो ज़रा मुश्किल होगा। आने वाले बल्दियाती इलेक्शन जो होंगे वो मौजूदा हुकूमत के लिए एक चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि केपीके में जो हुआ तो पंजाब तो ऑलरेडी जो है वो नून लीग के हाथों में होता है। तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए अवाम के लिए रिलीफ फराहम करना, और उसके बाद वो वोटर्स जिन्होंने 2018 में पीटीआई को वोट दिए थे उन्हीं को वापस लेके आना जो है ये एक चैलेंज से कम नहीं है। क्या कहेंगे रमजान साहब, आप आज आके बात जब करते हैं सिर्फ एक पाम ऑयल पे पेट्रोल पे बात करके, तो आप बात को घुमा देते हैं। मैं कल बाजार गई, मैं एक खातून हूँ, मैं कल बाजार गई, प्याज सस्ता है, टमाटर सस्ते हैं, अदरक सस्ता है, और इवन फ्रूट भी हमारी रेंज में है। आप उन चीज़ों पे क्यों नहीं आते? आप सब लोग पॉजिटिव होके आगे लोगों को क्यों नहीं बताते? वो जो टीचर्स की हमने ऑनलाइन
ट्रांसफर का सिस्टम किया है, हमने जो कफालत प्रोग्राम शुरू किए हैं, हमने वो जो बच्चों के लिए कर्जे शुरू किए हैं, आप उन चीज़ों पे क्यों नहीं आते? हम नेगेटिविटी में हर वक्त क्यों चलते हैं? मेरी ये गुजारिश है, यकीन करें, मॉर्निंग शो में मेरी पूरे मीडिया की खवातीन को मैं और मेरे जो वहाँ एंकर बैठते हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी प्यारी बातें खूबसूरत बन के आते हैं, बड़ा एक मज़े वाला वहाँ माहौल होता है। लेकिन जो ही रात होती है, जो वो शाम के 5-7 बजते हैं, ये लोग, वही लोग जो है आपस में उनको चारों को बिठा लेते हैं, 2 PMLN के, 2 पीपल्स पार्टी के और साथ में हुकूमत का एक नुमाइंदा। तो वहाँ जो सिनेरियो बनाते हैं, मैं समझती हूँ कि वो सवाए लोगों को डिप्रेशन देने के और कुछ भी नहीं। और मेरी गुजारिश है अपने मीडिया से कि खुदा के लिए अब जो है ये ओल्ड टॉक शोज का जो प्रोग्राम्स है इनको खत्म करें, पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएं। देखिए जिंदगी, आप बाहर भी चले जाएं, अमेरिका से भी मैं अभी होके भी आई हूँ और तमाम भाई बहन जाते रहते हैं और हमें अब तो ग्लोबली हम वी आर वेरी नियर विद ईच अदर। तो चीजें वहां भी महंगाई है, वहां भी हालात खराब है, लेकिन इस तरह से वो शो नहीं करते जैसे हम लोगों ने शो कर लिया है। टमाटर महंगा हो गया है, देखिए पाम ऑयल क्यों महंगा है, ऑयल क्यों महंगा है, उसकी वजह यह है कि हमारा एक्सपोर्ट होता है। बिल्कुल। और मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपने भी मेंशन किया कुछ ममालिक के नाम, आपने ऑस्ट्रेलिया को मेंशन किया, आपने यूएस को मेंशन किया, वहां पर लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं। अगर कोरोना के दौरान उनको महंगाई सफर करनी पड़ी या एक्सपीरियंस करनी पड़ी, तो साथ ही उनकी तनख्वाहें भी इतनी बढ़ाई गई कि वो उस महंगाई को मीट कर सकें। आपने कहा कि ज्यादातर जो है सब्जियां जो हैं वो कम प्राइसेस में है, लेकिन एक घर के अंदर प्याज, टमाटर और उससे ज्यादा अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डिफरेंट फ्रूट्स की बात करें तो उनकी प्राइसेस इस टाइम स्काई रॉकेट कर रही है। इसके पीछे आखिर क्या वजह है और क्या बाइंग पावर को बढ़ाए जाना इस वक्त जरूरी है या फिर उनकी प्राइसेस को, महंगाई को कम करना? देखिए मेरी बात, क्योंकि दोनों में से एक चीज तो नहीं, मेरी एक बात सुने। खान साहब ने, जो हमारी गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले 20,000 तनख्वाह कर दी थी, ठीक है, हर बंदे की 23,000, मुझे खुद पता है, कोई हमने जो जॉब्स दी हैं लोगों को उसकी 23,000 समथिंग, मतलब 24,000 के करीब क्लास 4 की जॉब, मतलब हमारी इस वक्त पे दी जा रही है। अब मुझे बताएं कि 24,000 जब अगर कंपैरिजन करें 10,000 12,000 का, मैं अपने जो ड्राइवर्स 1-2 लोग में हमने रखे हुए हैं, हम उसकी भी 25,000 26,000 दे रहे। और उसके अलावा मेरा ख्याल है कि जो अब फैसलाबाद की मैं बात करती हूँ, जो मिल ऑनर्स हैं जिनके पास माशाल्लाह इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी अपने मजदूरों को इससे कम तनख्वाह देते होंगे। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज जरूर नजर आए, लेकिन जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, वो यही है कि मिल्स के अंदर भी, बड़ी बड़ी मिल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी कम पैसे ही दिए जा रहे हैं। इवन 20,000 तक नहीं दिया जा रहा। रमजान, क्या आप डिसएग्री करते हैं? नहीं, देखिए मैं समझती हूँ कि ये हम सबको, देखिए मेरी इंडिविजुअल भी तो कोई अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं है। बीइंग ऑनर ऑफ अ हाउस या मिल, मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं देखूं कि लोगों के की इस वक्त बाइंग पावर क्या है, और उस हिसाब से हमें गवर्नमेंट से भी आगे बढ़ के प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए। रमजान, क्या एक आम शख्स आज की दुनिया में, आज के पाकिस्तान में 20,000 रुपए में अपना महीना गुजार सकता? कभी भी नहीं गुजार सकता, क्योंकि अगर उसकी फैमिली के कुछ 6 लोग हैं तो आप ये समझ लें कि वो 5 से 6 पैकेट तो वो ऑयल के इस्तेमाल करेगा ना, जिसका हम मैं रमजान आपकी इस बात से मतलब डिसएग्री करती हूँ। हम सब लोगों को देखिए, जब आप बाहर जाते हैं ना, आपकी फैमिली का एक बंदा नहीं काम कर रहा वहां पे, उनकी बीवी भी काम करती है। अगर वो एक फैमिली है, बीवी भी काम कर रही है, बेटी भी काम कर रही है, उसका हस्बैंड भी काम कर रहा है, इट मीन्स कि दे विल गेट 50,000 एटलीस्ट। देखिए हमें सिस्टम को भी बदलना है। हमारे सिस्टम में मैं हमेशा ये बात कह रही हूँ कि अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को अपने मॉल्स में आप भिजवाएं उनको, मतलब जिस हिसाब से वो जॉब, हमने जॉब्स को निकाले, लेकिन हमारे जो मेल मेंबर्स हैं इनको करनी चाहिए, फॉर्मिंग करनी चाहिए और मुख्तलिफ काम करने। मैं जो छोटे काम है कि हम वो खवातीन के हवाले करें। बिल्कुल, और हम इस डिस्कशन को मैं चाहती थी कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम आज के शो में कवर नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप वक्त मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ। आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों को हमारे किचन के सेगमेंट के दौरान
कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी ज़िंदगी में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हों। एंड ऑफ कोर्स हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, जिस तरह से हम अपनी डेली रूटीन के अंदर कुछ मिनटों के लिए वर्कआउट ऐड कर लें। 10 मिनट के लिए सिर्फ स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता उस टाइमिंग को आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट वॉक करने से या एक्सरसाइज करने से आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी ओवरऑल मेंटल और फिजिकल हेल्थ कितनी अच्छी होती है। एक और चीज़ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए, वो है ऑफ कोर्स हमारे मील्स और हमारी डाइट। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने मील्स पर फोकस करें, प्लान आउट करें कि आप लोगों ने क्या खाना है। और मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी कि आप अपनी डाइट से जो बिल्कुल हर अनहेल्दी चीज़ निकाल दें, बिकॉज मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है हम सब लोगों के लिए, मेरे लिए तो एटलीस्ट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप कोशिश करें कि बैलेंस डाइट के साथ चलें। अगर आपको दिल करता भी है कोई ऐसी चीज़ खाने का जो कि अनहेल्दी है, तो कोशिश करें कि ऐसा आप अपने मील्स को रखें कि वो बैलेंस्ड हों और कोई भी चीज़ एक्सेस में ना हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अपने खानों को या मील्स को प्रिपेयर करने के लिए, कुकिंग ऑयल की चॉइस बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। और जब भी कुकिंग ऑयल का आप इंतखाब करें तो इंग्रेडिएंट्स को जरूर पढ़ें और देखें कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स किसके अंदर मौजूद है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सलवा बनास्पति की, तो सलवा बनास्पति बनाने वालों का ये दावा है कि आपकी हेल्थ उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। साथ ही साथ सलवा बनास्पति बनाने वालों का ये भी कहना है कि विटामिन ए और साथ ही साथ विटामिन डी भी इसके अंदर मौजूद है। चाहे हम बात करें सलवा कनोला ऑयल की या फिर हम बात करें सलवा बनास्पति की, दोनों में आपकी सेहत को हमेशा प्रायोरिटाइज किया गया है। साथ ही कोई भी अगर आप कुछ चाहते हैं अपने मज़े की कोई मील को तैयार करना, तो आप इसके अंदर सलवा बनास्पति का या सलवा कनोला ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें अपने लिए अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इंतखाब करें, अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। और हमेशा जब भी आप स्टोर से कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर पढ़ें, क्या उसके अंदर चीज़ें जो इस्तेमाल की गई हैं। अगर मैं सलवा बनास्पति की बात करूँ तो पाम ऑयल जो है इसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ कनोला ऑयल भी इसके अंदर मौजूद है, कॉटन सीड ऑयल और साथ ही साथ सोयाबीन ऑयल भी इसके अंदर मौजूद है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी डाइट को हेल्दी रखें और अपने आप को और अपनी फिटनेस को, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते रहें। और कोशिश करते रहें कि दिन ब दिन जो है अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और उसमें कोई भी बुराई नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, कि जब भी आप कोई अच्छी चीज़ ऐड करना चाहते हैं अपने रूटीन के अंदर, तो उसको लाजमी तौर पे आप लोग कर सकते हैं। और करते रहें, स्विच करते रहें अपनी डाइट में, अच्छी चीज़ों को ऐड करते रहें अपने मील्स को, चाहे आप ट्रेडिशनल तरीके से पका रहे हों या फिर आप कोई मॉडर्न रेसिपी इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरह से एयर फ्रायर के अंदर या बेक कर रहे हो, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। और बगैर किसी भी इशू के आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं सलवा कनोला ऑयल का। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं हेल्थ के हवाले से, तो हमेशा अपनी हेल्थ को, नो मैटर व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन इन लाइफ, अपनी हेल्थ को ज़रूर प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एंड कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बाकी चीज़ों पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपने जो भी पैशंस हैं, शौक़ हैं, उन पर फोकस कर पाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपनी हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएं। एक और चीज़ जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की खासियत है और एक रिवायत है जो कि शायद हम सबकी ज़िंदगी में शामिल है, और जब भी हम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारते हैं या कोई भी यादगार मोमेंट होती है, तो उसमें चाय ज़रूर शामिल होती है। अगर मैं डेटी के हवाले से बात करूँ तो डेटी बनाने वालों का ये दावा है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स लाए जाते हैं, जिसकी वजह से पत्ती बहुत ही फाइन होती है। और आपको पता है कि पत्ती फाइन होने का मतलब है कि 3 चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, ब्लेंड, साथ ही साथ इसकी खुशबू, और आपको एक परफेक्ट कलर और टेक्सचर चाय का मिलता है, जो कि आपको पता है बड़ा ज़रूरी है। हम जितने चाय के फ़ैन हैं उतने ही हम क्रिटिकल भी होते हैं अगर हमें चाय में एग्जैक्टली वो चीज़ ना मिले जो कि हमें चाहिए। डीटी बनाने वालों का ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, यानी कि हर प्रोडक्ट इंडिविजुअली आपके लिए खुद सैंपल किया जाता है, जिसका मतलब है कि आप उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी हैं। आपकी जो टेस्ट है और आप तक एक अच्छा प्रोडक्ट पहुंचाना उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। साथ ही साथ अगर मैं डीएटी के हवाले से बात करूं तो 2 क्वालिटीज़ मौजूद हैं, जिसके अंदर दाने वाली शामिल है, रेड पैकिंग में अवेलेबल है। अगर आप थोड़ी सी तेज़ पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप डीएटी दाने वाले खरीद सकते हैं, और अगर आप लोग थोड़ी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप डीएटी एक्सट्रीम क्वालिटी का भी इंतखाब कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ग्रेट वैल्यू पैक
भी मौजूद है डीएटी का, जिसका मतलब है कि सेम अमाउंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीबडी कि जब कोई चीज़ ऑफर पर होती है तो पता नहीं क्यों उसको खरीदने का ज़्यादा दिल करता है। और साथ ही साथ जिस तरह से मैं कह रही थी कि हमेशा अपनी जो यादगार मोमेंट्स होती हैं उसमें हमारी चाय ज़रूर हमारी शामिल होती है, चाहे वो कोई गैदरिंग हो, कोई लंच हो, कोई डिनर हो, पता नहीं एंड पे क्यों हमेशा चाय बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बैठ के जब सब बातें कर रहे होते हैं, डिफरेंट मेमोरीज रिकॉल कर रहे होते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ बैठते हैं और कुछ मेमोरीज याद करते हैं। कुछ वक्त पहले मैं कुछ अपनी फ्रेंड्स से मिली थी जो मेरे स्कूल से मेरी फ्रेंड्स हैं, और उनके साथ भी हमारी बातें चल रही थी। हमने खाना चला गया और उसमें उन किस्सों को याद करना, उस वक्त को याद करना जो कि एक बड़ा ही डिफरेंट टाइम था आपकी लाइफ का, अच्छा लगता है और करना भी चाहिए। उससे बंदा हेल्दी रहता है और ये भी बड़ा ज़रूरी है। ह्यूमन कनेक्शंस बड़े ज़रूरी हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। साथ ही साथ जब ब्रेक से वापस आएंगे बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में और बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले जब हमारा किचन का सेगमेंट चल रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। मैं हमेशा इस चीज़ को इनकरेज भी करती हूँ और जहाँ तक मैं कर सकती हूँ प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ कि लड़कियों को कितना ज़रूरी है कि सपोर्ट और इनकरेज किया जाए हमारी सोसाइटी के अंदर, कि वो आगे आएँ और आकर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हम प्रोफेशनली बात करते हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स में बात करते हैं, किसी भी अरीना के अंदर उनको चांस भी दिया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए, इनकरेज किया जाए, ना कि उनके रास्ते में हर्डल्स जो है वो क्रिएट की जाए। एंड ऑफ कोर्स यही हमारी कोशिश होती है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप लोगों के सामने ऐसे एग्जांपल्स लेकर आएँ, ऐसी लड़कियों को लेकर आएँ जिन्होंने हमारे जो नॉर्म्स हैं उनको साइड पे करते हुए, अपने हर्डल्स जो भी उनको ज़िंदगी में फेस करने पड़े होंगे उनको भी साइड पे रखते हुए, और स्पेशली एक हमारी सोसाइटी की तरफ से जो एक अजीब सा एनवायरनमेंट कई दफ़ा क्रिएट कर दिया जाता है उसको बीट करते हुए आगे गई हैं, अपना नाम बनाया है, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को और अपने आप को प्राउड फील करवाया और हर फैसलाबाजी के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है और हर लड़की के लिए एक एग्जाम्पल सेट की कि वो चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना वो कर सकती हैं। और क्रिकेट की बात करें तो क्वाइट फ्रैंकली आई थिंक क्रिकेट के बारे में हर पाकिस्तानी बड़ा पैशनेटली फील करता है और हमेशा जब भी कोई क्रिकेट की गेम ऑन होती है तो सबका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पर चला जाता है और चाहे छक्का हो चाहे चौका हो, ऐसे लगता है कि बस जान हमारी जो है वहीं पे आके अटक गई है। और चाहे खाना पड़ा हो, चिप्स पड़ी हो, आगे कोई भी चीज़ पड़ी हो, हर चीज़ बंदा भूल जाता है और सिर्फ एक चीज़ याद रहती है कि आखिर मैच कौन जीतेगा। तो जी आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान और बड़ी ही पॉपुलर मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। मैं बात करी दुआ माजिद की जो कि नेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी। दुआ आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि लड़कियों के लिए एग्जाम्पल्स हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मंजर आम पर लेकर आए ताकि वो भी जब कोई ख्वाब देखें तो वो ये ना सोचें कि हम नहीं कर पाएंगे, और जो आपको लोग कहते हैं उनको कहने दें। अगर आप चाहते हैं, अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप ख्वाब देख सकते हो उनको पूरा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इमरान राना हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्रिकेट कोच हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और स्पेशली अगर क्रिकेट के सिनेरियो की बात करें, पहले तो मैं चाहती हूं कि आप खुद थोड़ा सा बता दें कि आजकल क्या सिनेरियो है। कोरोना के दौरान भी कुछ इश्यूज जो हैं वो परसिस्ट किए थे, आपको फेस करने पड़े, उसके हवाले से बताइए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्रिकेट के हवाले से सिटी 41 का शुक्रिया अदा करूँगा कि गुज़िश्ता कई सालों से फैसलाबाद के अंदर स्पेशली जो सपोर्ट सिटी 41 की रही है बॉयज़ एंड गर्ल्स के हवाले से, वो काबिल सताइश है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका थैंक यू। दूसरा, जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो पाकिस्तान में जैसा आपने खुद ही कहा कि हमारी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है वो क्रिकेट है, और वर्ल्ड के अंदर भी जब ये क्रिकेट खेली जाती है तो ऑलमोस्ट तकरीबन इसमें कोई 13-14 ममालिक ऐसे हैं जो ICC के पैनल में, कुछ एसोसिएट ममालिक हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान यूरोप और दूसरी जो एडवांस कंट्री हैं उनसे हम थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि फैशन पेनिनेट कर रहा होता है कि कुछ अरसे के बाद आप उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। हम थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं क्योंकि हम चीज़ों को बहुत लेट अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में फीमेल्स के हवाले से हम अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देखें कि PCB 2004 से इसको सपोर्ट कर रहा है वुमेंस क्रिकेट को, लेकिन 2004 से लेके हम अपनी गर्ल्स का पूल नहीं बढ़ा सके।
अच्छा, गर्ल्स का पूल इसलिए नहीं बढ़ा सके कि हमारे यहाँ जो प्लेयर 2004 से और 7 से खेल रहे हैं उनमें से कुछ मेंबर्स अभी भी टीम का हिस्सा है और कुछ मेंबर मैनेजमेंट का हिस्सा है। जो लड़कियां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेल रही हैं उनको वो मौके फराहम नहीं किए जाते। और सबसे बड़ा मसला जो फीमेल्स क्रिकेट का है, उनके पास ग्राउंड्स की दस्तयाबी नहीं है। फीमेल जो क्रिकेट सीखना चाहती है, खेलना चाहती है, उसके लिए इंडोर या कवर ग्राउंड चाहिए होता है उसकी ट्रेनिंग के लिए, और जब वो तैयार हो जाती है तो फिर वो ओपनली उसको खेल सकती है। न्यू कमर्स बच्चियां जो है, खासकर बच्चियों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स जो है वो इस मामले में काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। बॉयज़ के हवाले से अगर कंपैरिजन करें तो बॉयज़ के पास अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है, गली है, मोहल्ला है, ग्राउंड है, पार्क है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। बच्चियों के मामले में पेरेंट्स बच्चियों से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कोई एक इंसिडेंट या कोई एक ऐसी बात या कोई ऐसा एनवायरनमेंट आपको अच्छा ना लगे तो बच्ची का कैरियर जो है ना वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और बच्चियां काफ़ी स्ट्रगल करती हैं पाकिस्तान के अंदर। खासकर एक बच्ची अगर 5-6 साल क्रिकेट खेल रही है, फिर वो जब नेशनल लेवल पे उसकी सिलेक्शन होती है या होने वाली होती है तो आपका जो सीनियर बैच है या सीनियर लोग हैं उनको स्पेस नहीं दे रहे होते। ये एक अलमिया हमारा है, लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें बेपनाह टैलेंट मौजूद है। इतने ज़्यादा हर्डल के बावजूद भी आप देखें कि पाकिस्तान में जो टीम बनती है वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रही होती है। गो कि हम अभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया से थोड़ा पीछे हैं, लेकिन ये कि आप देखें कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका और बांग्लादेश, इनसे हम बेहतर क्रिकेट हमने खेली भी, हमने दिखाई भी है। तो बुनियादी तौर पर हमें सिर्फ एक अच्छा इन्वायरमेंट फराहम करना है पाकिस्तान में, बच्चियों के लिए स्पेशली। अगर आप अच्छा इन्वायरमेंट फराहम करेंगे ना तो बच्चियां डेफिनेटली अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी। बिल्कुल। और दुआ मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है क्रिकेट में, और कहाँ पर सपोर्ट मिला और कहाँ पर नहीं मिला? सपोर्ट तो सबसे बड़ी सपोर्ट तो ये है मेरे चाचू में सबसे बड़ी सपोर्ट तो इनकी है। अच्छा जी। और जहाँ तक बात शौक था तो एम बना, फिर गोल बना, आस्ता आस्ता बड़ी हुई तो प्रोफेशनल क्रिकेट में आई और सारा फिर माहौल देखा तो फिर यही एक मेरा एक एम बन गया कि अचीव करना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो अभी स्ट्रगल कंटिन्यू है। और जब आप खेलने जाते हो कोई भी मैच, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जितना रश और जोश जो है वो मेल मैचेस में होते हैं उतने होते हैं, उससे कितना कम आपको नजर है? नहीं, मेंस की बात करेंगे तो उनकी जाहिर सी बात है वुमेन्स क्रिकेट अभी इतनी प्रमोट नहीं हुई है, इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है लड़कियों को। और जहाँ तक इन्होंने बात की है, टैलेंट सब कुछ वही है जो मेंस में होता है, वहीं जोश गर्ल्स में भी होता है, बॉयज़ में भी होता है। फैसिलिटीज़ रिसोर्सेज, हाँ। और इतना ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता अभी वुमेन्स को, इतनी जैसे आप क्राउड वगैरह की बात करी तो इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है अभी वुमेन्स को। लेकिन इंशाल्लाह कहीं आगे वाले साल में तो आने वाले वक्त में वुमेन्स क्रिकेट काफ़ी प्रमोट हो रही है। और आप साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो? जी। क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स कॉम PS। अच्छा, मैथ्स कॉम लाहौर से कर रहे हो? जी लाहौर कॉलेज। आपको अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से किस तरह का रिस्पांस मिलता है जब आप कोई मैच खेलने जाते हो, या कोई पोटेंशियल सपोर्ट मिलता है या नहीं? जी, उनकी सपोर्ट है, स्कॉलरशिप। अच्छा, स्कॉलरशिप पे आप कर रहे हो, तो यानी कि इदारों की तरफ से सपोर्ट? जी, वो सपोर्ट है। ओवरऑल अगर बात करें फैसलाबाद शहर की तो बहुत ही टैलेंटेड यहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि इंडोर जगह जो है वो होती है लड़कियों के लिए, किस तरह के ग्राउंड्स मौजूद हैं, किस तरह के क्रिकेट क्लब्स बड़े पॉपुलर हुआ करते थे एक वक्त में, क्या लड़कियों के लिए भी ये मौजूद है? इसमें यह है कि पाकिस्तान में वुमेंस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 2 बड़े शहर हैं जहां से वुमेंस प्लेयर्स होते हैं, कराची और लाहौर। उसके अलावा तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद है, सियालकोट है, फिर मुल्तान है। ये वो शहर हैं जहाँ पे बच्चियाँ मुख्तलिफ क्लब्स के अंदर अपनी मदद आप के तहत एफर्ट्स करती नज़र आ रही हैं। अभी हमने 2020 में पाकिस्तान के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था छोटे बच्चे और बच्चियों के लिए, स्पेशली CRS पाकिस्तान के नाम से। हम पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों के अंदर इस पे काम कर रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चे और फीमेल्स पे स्पेशली हमने इसको किया है। हमने लास्ट ईयर टूर्नामेंट कराया है। अभी हमने फैसलाबाद सईद अजमल अकेडमी में एक बॉयज़ एंड गर्ल्स के नाम से, प्रिंस एंड क्वींस के नाम से टूर्नामेंट कराया था CRS पाकिस्तान ने, वो भी बड़ा कामयाब रहा। अभी एक और काबिश हम कर रहे हैं सुपर वुमेंस चैम्पियनशिप की, जो अभी 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी हम वुमेंस फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसमें भी 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जैसे कि अभी इस हुकूमत वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था जब हुकूमत में आए थे कि वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक यानी कि ग्राउंड को फैसिलिटेट करके देंगे,
लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तो क्या, सिटी लेवल पे भी ना कोई ग्राउंड दस्तयाब नहीं है, खासकर बच्चियों के लिए। तो ये मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये वज़ीर आज़म साहब को याददानी कराना चाहता हूँ कि जो आपने कमिटमेंट की थी ग्राउंड्स के हवाले से कम सिटी के अंदर एक वुमेंस का ग्राउंड होना चाहिए, ताकि जो बच्चियों के पेरेंट्स अपनी बच्चियों को इस फील्ड में लाना चाहते हैं तो वो सिक्योर हों। और मैंने कहा ना कि वुमेंस क्रिकेट में कोच और मेंटोर की ज़रूरत नहीं है, आपने फीमेल को अच्छा इन्वायरमेंट देना है। टैलेंट, मैंने कहा कि ये ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, इसमें बहुत टैलेंट है। आप फीमेल्स को इन्वायरमेंट अच्छा देंगे तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं बाकी अदर स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल। दुआ, रिसोर्सेज या फैसिलिटीज़ के हवाले से कहाँ पे आपको लगता है कि चीज़ें मिसिंग हैं, करने की ज़रूरत है? सबसे बड़ी तो जाहिर सी बात है, क्रिकेट सबसे महंगी गेम भी है, और सामान, किट्स, सामान, ग्राउंड्स होंगे तो आपको सेफ ग्राउंड मिलेगा, तो लड़कियों के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सेफ ग्राउंड्स हों, इन्वायरमेंट अच्छा हो। तो जैसे कि लाहौर और कराची में सबसे ज़्यादा सुना जाता है क्रिकेट है, वुमेंस की भी। आप फैसलाबाद की बात करें, यहाँ तो मैं चले रहती हूँ, तो यहाँ पर ग्राउंड्स नहीं है, आप सेफ माहौल नहीं है जहाँ पर लड़कियाँ जाकर अपने लाहौर में कंपैरेटिवली आपको बेटर? जी, लाहौर में है। लाहौर में कॉलेजेस हैं, से कनेट कॉलेज, लाहौर कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स हैं स्पोर्ट्स वालों के लिए, वुमेंस के लिए। तो बाकी शहरों में नहीं है इतनी ज़्यादा, तभी क्रिकेट को इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं है वुमेंस की, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है तो फिर लड़कियां कहाँ खेलें, ग्राउंड्स नहीं है। और वैसे भी अभी कोरोना रहा है, वैसे भी क्रिकेट बंद रही है, कोई इवेंट ही नहीं हुआ। अब जैसे लोकल टूर्नामेंट हो रहा है हमारे 12 फेब से 11 फरवरी से 11 फेब से लोकल टूर्नामेंट्स हो रहा है, तो हमारी जूनियर टीम खेल रही है डॉटर्स क्रिकेट अकेडमी की। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप लोकल टूर्नामेंट्स करवाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट मिले खेलने को, ताकि जो भी टैलेंट छुपा हुआ है लड़कियों का वो सामने आए, ताकि क्रिकेट प्रमोट हो। पाकिस्तान ये टूर्नामेंट फैसलाबाद में होता है? जी, फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में 11 फरवरी से 14 फरवरी, 4 टीमें इसमें। 4 टीम्स इसमें परफॉर्म कर रही हैं, और ये सारी जूनियर टीम्स हैं? नहीं, ये असल में एक मुल्तान की टीम रिप्रेजेंट कर रही है, एक लाहौर से, एक सियालकोट से, एक फैसलाबाद से। नहीं, सही 4 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। असल में हमारी जो सीनियर बैच है, हमने देखा कि जब भी कोई इवेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, ऑलमोस्ट हमारी सीनियर प्लेयर जब आ जाती है ना, तो जो न्यू टैलेंट होता है तो वो हिडन हो जाता है। हमने इस दफ़ा एक कोशिश की, जो हमारी सीनियर प्लेयर्स हैं ना, हमने इनको कहा कि अब जूनियर को मौका दें डोमेस्टिक लेवल पे, ताकि वो भी आएँ, ताकि उनका भी मोरल हाई हो और उनको लगे कि सीनियर जो है स्पेस दे सकते हैं। तो ये हमने आगाज़ किया, और ये मैसेज हम अपनी सीनियर टीम को भी देंगे जो पाकिस्तान की है, कि न्यू कमर जो होता है ना, वो आपकी तरफ ही देख रहा होता है, उसको एक सपोर्ट चाहिए होती है, मॉरली सपोर्ट चाहिए होती है। जब आप वो सपोर्ट उसको देते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आपकी टीम मजबूत होती है, कमज़ोर नहीं होती। हमारा एक और अलमिया है मैम कि हम पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताना चाहते हैं, लेकिन हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं हूं तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। ये हमारी मेल्स के अंदर भी और फीमेल्स के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। दुनिया के हर इंसान के अंदर वो हर कहानी का हीरो अपने आप को ही रखना चाहता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप एक लंबे अरसे तक टीम के साथ चल रहे होते हैं, तो आप ये देखें कि कुछ बच्चियाँ 12-13 साल से पाकिस्तान, 14 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। अब 14 साल में जो बच्चियाँ प्रोड्यूस हुई हैं, जब वो पाकिस्तान टीम में आएंगी या तो लेट आएंगी, जैसे फैसलाबाद की सादिया इकबाल, मेरे ख्याल से उनको 6-7 साल पहले पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाना चाहिए। अभी लास्ट ईयर वो पाकिस्तान का हिस्सा बनी है, जो कि मेरे हिसाब से वो लेट, यानी कि उनको इंजेक्ट किया गया है। टैलेंटेड प्लेयर है फैसलाबाद की, और बेशुमार फैसलाबाद की प्लेयर्स हैं। वो मेहानी एक प्लेयर ऐसी है जो स्ट्रगल कर रही है, दुआ माजिद आपके साथ बैठी हुई, ये भी स्ट्रगल कर रही है। तो इनका सही वक्त अब है। हमारे यहाँ ये है कि प्लेयर को 25 साल के बाद रेटिंग में लेके आया जाता है कि चले अब ये ठीक है, इसने मार खा ली है, तो अब इसको जो है ना नेशनल टीम की हवा लगाते हैं और इसको फिर चांस देते हैं। फिर वो इन्वायरमेंट जो है ना, मेंस टीम्स में भी यही होता है? डेफिनेटली मैम, हमारे पाकिस्तान की प्रॉब्लम ही यही है। हम अक्सर एक लफ्ज़ सुनते हैं कि फेवरेटिज्म है, वो डेफिनेटली फेवरेटिज्म ये है कि जो आपके करंट प्लेयर हैं, मतलब मिसाल के तौर पे मिसबाह उल हक साहब चीफ सिलेक्टर भी रहे, कोच भी रहे, उनके साथ वो जिनकी कप्तानी में खेल रहे थे, उन्हीं के वो हेड कोच भी हो गए, उन्हीं के वो सिलेक्टर भी हो गए। ऐसे ही वुमेंस क्रिकेट के अंदर चल रहा है। तो जिस बैच के साथ आप खेल रहे होते हैं, जब आप उसी बैच को उसको सिलेक्ट करना होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पसंद नापसंद और आपकी गैदरिंग का जो फेवरेटिज्म आ जाता है, जिसका हल हमारे पाकिस्तान में कोई नहीं। तो मोस्टली ये होता है कि आप जो बाहर से फॉरेन कोच हायर करते हैं, फॉरेन कोच को हायर करने के बजाय अगर चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी फॉरेन हायर की जाए, जो अननाउन हो, मसलन फेवरेटिज्म को का स्पेस ही ना छोड़े,
तो ये एक बेहतर चेंज हो सकती है कि आप सिलेक्शंस के हवाले से जो मैं वो फॉरेनर को आप हायर कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आप कहीं ना कहीं पे जाएं तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोटा सिस्टम होता है, रिलेशनशिप होती है, फेवरेटिज्म होता है। तो फिर जिस बैच के साथ आप चल रहे होते हैं, जिस ग्रुप के साथ आप चल रहे होते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो होती है। इसमें टैलेंट बहुत पीछे रह जाता है। बावजूद इसके मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। इतनी सारी हर्डल्स के बावजूद, इतना फेवरेटिज्म होने के बावजूद आज भी पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीमों में उसका नाम लिया जाता है, चाहे वो मेंस हो चाहे वुमेन्स हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना एनवायरनमेंट बेहतर करें और मेरिट को जो है ना फोकस करें। देखिए, मेरिट अगर है तो हर चीज़ है, और अगर मेरिट नहीं है तो फिर कई प्लेयर ऐसी हैं जो अपने वक्त से पहले कई प्लेयर क्रिकेट छोड़ चुकी हैं। मैंने कहा ना कि ख़वातीन क्रिकेट के अंदर आपने सिर्फ उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना और उनको फैसिलिटेट करना है, ताकि वो और उनके पेरेंट्स इस मामले में सेटिस्फाइड हों। जब पेरेंट्स सेटिस्फाइड होंगे तो आप देखेंगे पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट बहुत ज़्यादा, क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, फुटबॉल, जितनी भी बच्चियां हमारी जिस स्पोर्ट्स में भी हैं, वो डेफिनेटली अपना नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। दुआ आपके लिए आपके कोई मेंटोर या फिर आपने बात की ऑफ कोर्स अपने कोच की, लेकिन उसके अलावा क्रिकेट की दुनिया में से कोई ऐसे शख्स हैं जिनको आपने हमेशा देखा है और आप चाहती हैं कि इस तरह से मैं अपने करियर को लेके चलना चाहती हूँ? फेवरेट प्लेयर की बात कर रही हैं आप? फेवरेट प्लेयर मेंटोर हो गया, हाँ, जो आपकी पसंदीदा शख्सियत साउथ क्रिकेट में। अफ्रीका का एबी डिविलियर्स, हमेशा से मैंने बचपन से उसको ही देखा है, मेरा फेवरेट प्लेयर रहा है। फिर अब तो वो रिटायर्ड हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन अभी तक भी मैं फॉलो करती हूँ, मुझे पसंद है वो। अच्छा, अब मुझे क्रिकेट का बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन आपका फेवरेट जो है पार्ट कौन सा होता है जब आप फील्ड पे होती हैं, बैट कर रही होती हैं या बॉल कर रही? मुझे सब कुछ बहुत पसंद है क्रिकेट से रिलेटेड। तो कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको कुछ भी हो, आप मुझे एज अ फील्डर खिलाएं, एज अ बॉलर खिलाएं, एज अ बैटर खिलाएं, मुझे चांस मिले, मुझे शौक है क्रिकेट। क्या आपका कोई एक गोल है आगे चलते हुए? क्योंकि हमेशा हम क्रिकेटर्स में देखते हैं कि वो एक स्पेसिफिक चीज को ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। जी, गोल मेरा यही है कि पहला तो अभी जितने एज मेरी अभी इतनी नहीं है, फोकस यही है कि 3-4 साल क्रिकेट इंटरनेशनली लेवल पर मैं रिप्रेजेंट करूं पाकिस्तान को। उसके अलावा क्रिकेट की फील्ड से रिलेटेड मैंने कुछ सोचा है, जैसे कि मैं काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, फिटनेस ट्रेनर कोर्स कर लिया, कोचिंग कर ली, तो इन चीज़ों में मेरा शुरू से इंटरेस्ट है, तो इन चीज़ों को ही आगे लेकर चलूँगी। पढ़ाई भी साथ कर रही हूँ क्योंकि घर वाले चाहते हैं। नहीं, आई थिंक पढ़ाई करनी चाहिए। तो पढ़ाई साथ साथ है, लेकिन मेरा जो फोकस है वो क्रिकेट में ही है बचपन से। दीदी, आप कितना टाइम देते हो क्रिकेट को, या अब थोड़ा कम हो गया है, उतना नहीं दे पाते? नहीं, जैसे कि अब तो कोरोना दोबारा छुट्टियां हो गई हैं घर में। आपको दोबारा छुट्टियां होंगी? लाहौर में दोबारा से छुट्टियां कर दी? जी। और क्रिकेट को ये है कि आप नेट्स कर लिया, फिटनेस को टाइम दे लिया, 3-4 घंटे इनफ होता है। उसके अलावा आपने अपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी हो, घर में आप जो मर्जी कर लो, पूरा दिन क्रिकेट खेलो, फिटनेस करो, जो मर्जी करो। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एज अ कोच कितना प्रेशर आप रखते हैं कंटिन्यूसली, ये नहीं खाना, इससे दूर रहो, ये नहीं करना? नहीं, ऐसा चीज मैं माजरत के साथ, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कोई भी है उसमें ऑलमोस्ट 80% हमारे जो प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो मेल्स हैं फीमेल्स हैं, वो लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक होता है। वो तो इन चीज़ों से पहले ही महरूम होते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। और जो मसलन कुछ हैं प्लेयर्स मसलन जो अपर क्लास से या मिडिल क्लास से या मिडिल ताल्लुक है, देखें जब आप कोई टारगेट या गोल सेट कर लेते हैं तो फिर ये आपका कोच आपको आपकी डाइट प्लान्स, आपके प्रोग्रामिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको यानी कि देता है। क्रिकेट ज़्यादा खेलने से नहीं आती, क्रिकेट मेरिट पे खेलने से आती है। अगर आप बजाय कि आप बच्चे को पूरा वीक यानी कि गेम कराएं, जैसे हमारी एकेडमी है, हम हफ्ते में 2 दिन जो है बच्चों का सेशन करते हैं, सैटरडे और संडे। 2 दिन में हम 3-3 घंटे का सेशन करते हैं, मुख्तलिफ बच्चियाँ होती हैं, उन पर काम करते हैं। फिर इनको हम 5 दिन कहते हैं कि बेटा आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में और अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी प्रैक्टिस करें, होम प्रैक्टिस करें। तो ज़्यादा क्रिकेट की बजाय आप क्वालिटी क्रिकेट को अगर आप प्रमोट करेंगी, और इस मैंने बार बार लफ्ज़ कह रहा हूँ कि अगर अच्छा एनवायरनमेंट हम बच्चियों को प्रोवाइड करेंगे तो हमें लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ना कि बच्चियाँ फीमेल्स क्रिकेट के अंदर ऑलमोस्टली तकरीबन 99% जो मेल कोचेज़ ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्ची पहली दफ़ा आती है, जब वो किसी मेल को देखती है अपने वालिद अपने भाई के अलावा, तो वो उसको तो कई महीने लग जाते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए कि इन्होंने मुझे सिखाना है। और उसी दौरान में बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बच्ची क्विट कर जाती है।
तो हमारे यहाँ फीमेल्स को आगे आना चाहिए, खासकर जो हमारी इंटरनेशनल प्लेयर जो रिटायर हो गई हैं, जिनका हो गया है मोस्टली, हमारी कई प्लेयर कोई यूएसए में प्रोग्राम कर रही हैं, कोई दुबई में है, तो उनको चाहिए कि जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, अब उनका असल काम अब शुरू है। मतलब नैन आबदी हैं, मसलन और कई ऐसी बड़ी प्लेयर्स हैं जो इस वक्त फॉरेन में लाइव गुजार रही हैं और क्रिकेट के ऊपर ही लाइव गुजार रही हैं। तो उनको चाहिए कि अब ये बेहतरीन वक्त है पाकिस्तान को डिलीवर करने का, कि वो आए, सिटी लेवल पे जाएं, मुख्तलिफ शहरों में जाएं, पीसीबी के साथ मिलकर प्रोग्राम करें, इलाकों में जाके बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को ये यकीन दिलाने के लाएं कि पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है जहाँ पे मेल्स नहीं फीमेल्स को भी हम सपोर्ट करते हैं। एंड आप क्या कहोगे, दुआ कितना हेल्पफुल होता है अगर आपके पास फीमेल मेंटर्स अवेलेबल हों जो कि क्रिकेट से ही ताल्लुक रखती हों। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इसका जवाब लूँ क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ऐसा कहते हैं बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज गुफ्तगू कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि फीमेल्स को जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं उनको आगे लेकर आएँ, फीमेल प्लेयर्स को आगे लेकर आएँ। और बहुत सारी और लड़कियां जो कि शायद समझती हैं कि शायद हम सोसाइटल हर्डल्स की वजह से या किसी और वजह से कभी कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, उनको पता हो कि वो जो भी चीज़ सोच सकती हैं, जो भी चीज़ ड्रीम कर सकती हैं, वो एक्चुअली में अपनी लाइफ में उसको अचीव भी कर सकती हैं। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। एंड इसीलिए आज हमने हमारे शो में दुआ माजिद जो कि नेशनल क्रिकेट प्लेयर है उनको इनवाइट किया, साथ ही साथ इमरान राना जो कि क्रिकेट कोच हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो है वो जारी है। दुआ, मैंने आपसे ब्रेक में जाने से पहले पूछा था कि कितना ज़रूरी है कि फीमेल एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हों। ऑफकोर्स इट डज नॉट हर्ट कि जब आप एक लड़की खेलने जा रही है तो उनके जो कोच हैं वो फीमेल्स हो, या एटलीस्ट उनके पास वो रिप्रेजेंटेशन हो, मौजूद हो देखने के लिए कि अच्छा दिस इज व्हाट आई एम गोइंग फॉर। या कई इस तरह की हर्डल्स जो आपको फेस करनी पड़े, वहाँ पर आपके पास मेंटर्स फीमेल्स अवेलेबल। जी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा है कि हमारे साथ फीमेल्स होती हैं। आप बेशक कोई लोकल टूर्नामेंट खेलो, बेशक यूनिवर्सिटी लीग खेलो, बेशक पीसीबी का कोई इवेंट खेलो, साथ फीमेल का होना बहुत ज़रूरी होता है, बेशक वो मेंटोर हो या मैनेजर हो। क्योंकि लड़कियाँ बहुत सिक्योर रहती हैं, सेफ फील करती हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम मेल कोच को नहीं बता सकते, वो हम फीमेल को बताते हैं। तो ये चीज़ है, साथ होती हैं फीमेल्स साथ में, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है फीमेल्स के लिए। और जब आप प्लेयर्स की, जिस तरह से आपके कोच भी बात कर रहे थे कि फीमेल प्लेयर्स में से ऐसी कौन सी प्लेयर है जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, आपकी इंस्पिरेशन रही है एट वन पॉइंट इन टाइम? जी, हमारी कप्तान बिस्मा बाजी। अच्छा। हमेशा मैंने उनको फॉलो किया है क्योंकि मुझे उनकी क्रिकेट बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आलिया रियाज हो गई, जवेरिया बाजी हो गई, निदा डार हो गई, जिनको हम देखते हैं, इंस्पायर होते हैं। लेकिन बिस्मा बाजी के साथ से सपोर्ट करती हूँ कि उनकी मुझे बैटिंग स्किल्स, उनका टेम्परामेंट, विकेट पर खड़े होना, तो ये चीज़ उनसे ज़्यादा सीखने को मिलती है। विकेट पर स्टे कर खेलना, स्कोरिंग शॉट, स्कोर कैसे करना, स्कोरिंग प्लेयर है, तो इस तरह से मैं हमेशा उनको फॉलो करती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। एंड जब भी आप किसी से इंस्पायर होते हो तो आई थिंक उनकी हमेशा कोई ऐसी हैबिट या ऐसी बात होती है जो आपके माइंड में रह जाती है। आपकी लाइफ में कोई भी अगर ऐसी एग्जाम्पल रही हो, कोई ऐसी बात, एडवाइस जो आपको हेल्प करती हो अपने करियर के अंदर? बहुत सारे ऐसे कोई भी हुए हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला सीनियर से। कूल रहना, मतलब कोई ऐसे सिचुएशन होती है मैच में कि प्रेशर हैंडल करना, उसको कैसे हैंडल करना है, तो बहुत से सीनियर प्लेयर्स में बहुत कूल रहते हैं और वो साथ हमें भी लेकर चलते हैं कि इस तरह से प्रेशर अपने ऊपर हावी नहीं करने देते, बहुत कूल रहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रेशर हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सीनियर से हमें सीखने को मिला है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट। जो आप अभी रिसेंटली आपके जो लास्ट मैच आपका रहा है, उसके अंदर वो कौन सा एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस थे और आपने सोचा मुझे काम करने की जरूरत है? क्या ऐसा कोई मोमेंट था? जी, क्या मोमेंट था? आई सपोज हर मैच में होता है। हर मैच में होता है, लेकिन एक मैच ऐसा था कि मैं पार्ट टाइम बॉलर हूँ, मैं बॉलर नहीं हूँ, मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। तो इतने टाइम बाद मेरा डोमेस्टिक में आना और
हर मैच में बॉलिंग करना, मतलब मेरा माइंडसेट नहीं था कि मैं बॉल करूंगी, क्योंकि मैं एज अ बैटर ही खेली हूँ हमेशा। लेकिन मेरी जो कैप्टन थी जवेरिया बाजी, उन्होंने मुझे यूटिलाइज किया और ऐसा एक मोमेंट था कि लास्ट ओवर मुझे दे दिया और कुछ 10 स्कोर चाहिए था, 10-12। पहले तो उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा चलो आओ करो। अब लास्ट ओवर था और स्कोर भी 10 था और मैं अपने आप को इतना अच्छा बॉलर नहीं समझती क्योंकि मैं पार्ट टाइम बॉलर हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए बेस्ट रही थी। बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन वो बार बार मेरे पास आकर कह रही थी, वो मुझे हंस रही थी कि कोई बात नहीं, पढ़ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, हार ही जाएंगे ना, कूल रहो, अपना शो करो। तो ऐसा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो वो मैच हम लोग जीत गए थे। जो हमारी अभी मेंस टीम है जी। या चले मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि वर्ल्ड वाइड जो करंट टीम्स हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स नहीं, करंट प्लेयर्स में से कौन से एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको एज एन इंस्पिरेशन आपके लिए रहे? बाबर आजम। बाबर आजम शुरू से। एंड उनकी कोई एक चीज, उनके स्टाइल कोई खेलने उनकी का? मुझे ड्राइव बहुत पसंद है, कवर ड्राइव मुझे उनकी बहुत पसंद है। मैं उनकी कवर ड्राइव ही देखती रहती हूँ क्योंकि कवर ड्राइव मेरी भी फेवरेट शॉट है और वो राइटी भी है, मैं भी राइटी हूँ, तो इस तरह से मैं उनको फॉलो करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज आप बड़ा कुछ सीखते हो दूसरे प्लेयर्स को देख के। आपके ओपिनियन में हमारी कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं फीमेल क्रिकेट को प्रमोट करने में? हमने रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, बहुत सारे इश्यूज की हमने बात की है, ग्राउंड की हमने बात की फैसलाबाद शहर के, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू में हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ इस वक्त वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से पीसीबी के पास जो पूल है वो तकरीबन 40 प्लेयर्स का है, जबकि अगर हम जो वुमेन्स क्रिकेट के पर काम कर रहे हैं, हमें तो मुझे 12 साल हो गए मतलब डॉटर्स क्रिकेट अकेडमी जो हमने लॉन्च की है, और हमारे साथ लाहौर में, कराची में कई दोस्त अहबाब हैं जो अपनी मदद आप के तहत वुमेन्स क्रिकेट पे काम कर रहे हैं। तो वुमेन्स क्रिकेट में अभी तक जो चीज़ हमने अंडरस्टैंड की है, एक तो वुमेन्स क्रिकेट में मौके बहुत कम है, टूर्नामेंट्स बहुत कम होते हैं, मैचेस नहीं होते। अच्छा, जो मैचेस पीसीबी प्लान करती है, अब ये देखें वो 40 प्लेयर आपके जो नेशनल टीम के हैं वो उस टूर्नामेंट में आ जाते हैं, तो 4 टीमें आपने बनानी होती हैं, टोटल आपके पास 60 प्लेयर का बैच होता है। मतलब एक टीम में अगर आप 13-14 प्लेयर लेके आएंगी जिसमें से 8 नेशनल प्लेयर होंगी, तो वहाँ पे अपकमिंग जो प्लेयर है उसको चांस नहीं मिलता। या तो पीसीबी इसको इस तरह डिज़ाइन कर ले कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 टूर्नामेंट्स कर ले जिसमें जो न्यू कमर्स बची हैं वो सिर्फ वो पार्टिसिपेट करें, और जैसे भी लास्ट ईयर पाकिस्तान कप कराया और हर साल पीसीबी कराती है, उसमें नेशनल और परफॉर्मर जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको मर्ज करके फिर टूर्नामेंट खिलाएं, तो आप देखें कि पाकिस्तान में एक बेहतरीन टैलेंट प्रमोट हो सकता है। सुपर वुमेन चैंपियनशिप के हवाले से भी बताएगा कब हो रही है और क्या एक्सपेक्टेशन है? सुपर वुमेन से हमारी 11 फरवरी से एक बाल स्टेडियम फैसलाबाद में स्टार्ट है। इसमें 4 टीमें मैंने कहा पार्टिसिपेट कर रही हैं, और हमने कोशिश की है इसमें कि वो बच्चियां जो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, जिनको मौके फराहम नहीं किए जा रहे थे, तो हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम उन बच्चों को चांस दें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो क्रिकेट से मायूस ना हो। तो कोशिश हमारी ये है कि हम एक अच्छा इवेंट, इस साल नहीं, हमने गुज़िश्ता 2 साल से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है और इस साल भी, और हमारा इससे अगला प्रोग्राम लाहौर में हम डिज़ाइन कर रहे हैं, CRS पाकिस्तान उसको डिज़ाइन कर रहा है 6 टीमों का। तो उम्मीद है कि हम अपनी मदद आपके तहत जो हमसे हो सका बच्चों के लिए, हमारे बच्चे हैं तो हम अपने बच्चों के लिए जो कर सके हम करेंगे इंशाल्लाह। दुआ, कितने एक्साइटेड हो आप इस चैंपियनशिप के लिए? इस चैंपियनशिप अच्छी बातें हो रही है, लेकिन मैं एक्चुअली खेल नहीं रही, ये तो मुझे पता है, लेकिन आप बाकियों के लिए कितने एक्साइटेड हो कि एक जूनियर्स के अपॉर्चुनिटी लिए जो है अच्छी उनको दी जा हाँ, रही है? जूनियर्स के लिए मैं हूँ कि उनको चांस मिलेगा, और टूर्नामेंट आप बेशक पूरा साल नेट करो, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, लेकिन जब आप ग्राउंड में आप मैचेस ना खेलते हो तो आप जब कोई इवेंट आता है बड़ा, तो आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी उस तरह से प्रैक्टिस नहीं होती, ग्राउंड प्रैक्टिस नहीं होती। और यही सबसे बड़ी रीज़न है कि हमारी जितने भी जूनियर्स हैं या हम लोग, मैं खुद, हम लोग अगर मैचेस हम लोग नहीं खेलते, टूर्नामेंट्स नहीं खेलते, बेशक वो लोकल टूर्नामेंट, लेकिन पैशन तो उतना ही होता है ना जितना बड़े इवेंट का होता है। पैशनेट तो हम उसको उस वाले से ही होते हैं ना, कि हम जितना बड़ा इवेंट खेलें, या छोटा हो या बड़ा हो। तो ये चीज़ जूनियर्स के लिए अच्छी है कि उन्हें अच्छे ग्राउंड में ये क्रिकेट खेलने को मिलेगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, और बहुत ही अच्छा रहा आज का ये सेगमेंट, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों
आपने एक तो वक्त निकाला हमारी ऑडियंस के लिए, काफ़ी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर सके, जहाँ पे फीमेल क्रिकेट के हवाले से जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हाईलाइट किया। और साथ ही साथ आई थिंक जब भी आप किसी को देखते हो जो कि अच्छा कर रहा होता है, तो आई थिंक इट रियली डज हेल्प। जिस तरह से आपके लिए, आपके करियर में बहुत सारे लोग आपके लिए इंस्पिरेशन रहे। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो आज आपको देख रही हैं और उनके लिए आप इंस्पिरेशन होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।